हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड इंटरव्यू के बारे में। रिक्रूटमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट पर्सनल मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शंस है, क्योंकि इसके तहत ही हम एम्प्लॉय को पोस्ट पे रखते हैं। रिक्रूटमेंट वहाँ की जाती है जहाँ पे हमने पोस्ट को फिलअप करना होता है, और इसको मैन पावर प्लानिंग भी कहते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहते हैं। और जब रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम वेकेंट जॉब पे जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी एप्लीकेशन को मंगवाते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयी एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करते हैं जॉब के लिए। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मैन पावर रिसोर्सेज की डेवलपमेंट और मेंटेनिंग की जाती है, जहाँ पे एडिशनल एम्प्लॉयी या कंपनी जो भी एम्प्लॉयी एडिशनल है तो उनके आधार पे भी रिक्रूटमेंट हो जाती है। इंटरनल रिक्रूटमेंट भी की जाती है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी की जाती है। सो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में जो कोई भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हो सकता है जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, चाहे वो कॉम्पिटेंट है चाहे वो इनकॉम्पिटेंट है, वो तो बाद में पता चलता है सिलेक्शन के दौरान। लेकिन रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है और ये एक हायरिंग रेशियोज के हिसाब से रिक्रूटमेंट होती है। रिक्रूटमेंट की जो पोस्ट निकलती है वो वैकेंट के आधार पे निकलती है कि कितनी वैकेंट पोस्ट है, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट होती है। और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है कि जिसमें सिर्फ़ हम जो मेन कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करते हैं, जो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है उसको रिजेक्ट करते हैं, उनको हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। सो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयी की सर्चिंग की जाती है जो जॉब के लिए अप्लाई कर सके। नेक्स्ट आता है विच फैक्टर इफेक्ट टू द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, माना कि बहुत बड़ा साइज़ है बिज़नेस का तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट ज़्यादा होती है। अगर साइज़ बिज़नेस का छोटा है तो रिक्रूटमेंट कम होगी। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रिगार्डिंग टू इंटरनल कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट 2 तरीके से होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट में प्रमोशन और ट्रांसफ़र के आधार पे पोस्ट को फिल अप किया जाता है, और एक्सटर्नल के हिसाब से फ्रेश जो है वो रिक्रूट किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रिगार्डिंग टू द लोकल कैंडिडेट। सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन लोकल कैंडिडेट को ज़्यादा रिक्रूट करती है, क्योंकि उससे जो है स्टेबिलिटी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयी की इकोनॉमिक कंडीशन की बनी रहती है। स्थानीय लोगों की जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है, और उनके लिए वो सस्ता रहता है, क्योंकि उनको बाहर जॉब के लिए नहीं जाना पड़ता है, अदर खर्चे पे नहीं करने पड़ते हैं, तो वो सस्ते में भी जॉब कर लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेड यूनियन। सो ट्रेड यूनियन भी रिक्रूटमेंट को प्रभावित करती है। रिक्रूटमेंट जो है वो हाई ग्रेड पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर आपको हाई पोस्ट पे कोई रिक्रूट करना है तो ट्रेड यूनियन का ओपिनियन रहता है कि इंटरनल कैंडिडेट को ही सीनियरिटी के आधार पर रिक्रूट किया जाए, क्योंकि ट्रेड यूनियन हमेशा ही जो है न्यू कैंडिडेट के लिए अपोज करती है कि हाई पोस्ट के लिए बाहर से नया व्यक्ति रखा जाए। जनरल पॉलिसी रिगार्डिंग टू द रिजर्वेशन। सो रिक्रूटमेंट एक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है रिजर्वेशन पॉलिसी को। सम टाइम कुछ कैंडिडेट रिजर्व रखे जाते हैं, जैसे कि एससी एसटी या अदर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के, उसके आधार पे भी रिक्रूटमेंट होती है। लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड द एक्सपेंशन की बात करें तो जहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे एम्प्लॉयी ज़्यादा रखे जाते हैं, जहाँ प्रोडक्शन कम होती है वहाँ पे एम्प्लॉयी कम रखे जाते हैं, और जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है वहाँ पे इंटरनल सोर्स से काम नहीं चलता है। वर्किंग कंडीशन भी रिक्रूटमेंट को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट है वो डिपेंड करती है वर्किंग कंडीशंस पे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशंस अच्छी है तो वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेशंस आती है रिक्रूटमेंट के लिए, और जहाँ पे पुअर वर्किंग कंडीशंस होती हैं वहाँ पे गुड नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत कम अवेलेबल होते हैं। प्रमोशन अपॉर्च्युनिटी की बात करें, जिस ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रमोशन की अपॉर्च्युनिटी होती है वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो एप्लीकेशन भेजते हैं, और जहाँ पे प्रमोशन पॉलिसी स्ट्रिक्ट रहती है या कम होती हैं, वहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत कम मोटिवेटेड होते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट की बात करते हैं, जहाँ पे सैलरी या अलाउंसेस या बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो भी रिक्रूटमेंट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि हायर सैलरी या बेनिफिट होंगे जिस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी होती है, वहाँ पे एफिशिएंट और टैलेंटेड एम्प्लॉई आते हैं। अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी बहुत कम होती है वहाँ पे लो कैपेबल वाले लोग आते हैं। पर्सनल पॉलिसी प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी
रिक्रूटमेंट को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर मेंशन्स हैं कि एससी, एसटी या हैंडीक्राफ्ट पर्सन के लिए, डिपेंडेंट पर्सन के लिए, तो वो पॉलिसी भी रिक्रूटमेंट को रिफ्लेक्ट करती है कि उस आधार से ही रिक्रूटमेंट होती हैं। इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बहुत अच्छी है, जहाँ पे गुड वर्किंग कंडीशंस हो, लेबर वेलफेयर पॉलिसी हो, क्लियर प्रमोशंस हो, ट्रांसफर पॉलिसी हो, तो वहाँ पे अच्छे लोग जो है वो एप्लीकेशन भेजते हैं, और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे इतने बेस्ट रिस्पॉन्सेस नहीं आते हैं। नेक्स्ट इसमें एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टिमुलेट द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। अब एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। जैसे ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी इमेज काफ़ी अच्छी होती है, उसकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होती है, वहाँ पे स्किल्ड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयी आपको मिलेंगे। लेकिन जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हाई वेजेस पे नहीं कर पाती है, इसलिए वो हाईली स्किल्ड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है। रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम जो पुराने और एम्प्लॉय होते हैं या प्रेजेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो भी अपनी रिकमेंडेशन के आधार पे एप्लीकेशंस देते हैं, मतलब किसी की जानने वाला होता है उसके लिए वो सजेशंस देते हैं। रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट भी जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है ग्रोथ रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस इंटरप्राइजेस की ग्रोथ ज़्यादा होती है वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा आते हैं, या फिर फ्यूचर में पता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ज़्यादा होने वाली है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी ज़्यादा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये थी कुछ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिक्रूटमेंट को। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ द रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट क्यों की जाती है। देखिए, रिक्रूटमेंट जो है वो वैकेंट पोस्ट पे होती है, तो जो प्रेजेंट और फ्यूचर की मैन पावर रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए रिक्रूटमेंट ज़रूरी है। और रिक्रूटमेंट के लिए कैंडिडेट अप्लाई करता है जॉब के लिए, और जो भी टैलेंटेड कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। रिक्रूटमेंट करने के लिए बहुत से सोर्सेस होते हैं, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, जो इफेक्टिव होता है उसी को आधार पे ही रिक्रूटमेंट होती हैं। और जो रिक्रूटमेंट है वो एक्सटर्नल एज वेल इंटरनल प्रोसेस होता है, और जो भी कमियां होती हैं उसको रिमूव करने की कोशिश की जाती है रिक्रूटमेंट में। दूसरा, रिक्रूटमेंट जो है कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है, एंड जो पोटेंशियल कैंडिडेट है वो फ्यूचर्स के लिए उसको एक्वायर करने की प्रोसेस रिक्रूटमेंट में आता है। एंड स्ट्रेंथिंग टाई टू अदर एजेंसी ऑफ द रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सी ऐसी एजेंसीज है जो कंपनियां मतलब जो भी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टली उस एजेंसी से कांटेक्ट करके वहां से लोगों को अपॉइंट कर सकती है। एंड प्रोवाइडिंग टू टाइमली फीडबैक रिगार्डिंग टू द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ द जॉब मार्केट, रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि जो लेटेस्ट ट्रेंड होता है जॉब मार्केट का उसके आधार पर रिक्रूटमेंट की जाती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द रिक्रूटमेंट। इंपॉर्टेंस में फर्स्ट आता है इंक्रीजिंग टू सक्सेस रेट ऑफ सिलेक्शंस। रिक्रूटमेंट करते वक्त जो अंडर क्वालिफाइड या ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको हम रिड्यूस करते हैं, और रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंस जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल कैंडिडेट प्रोवाइड करने की होती है। रिक्रूटमेंट में ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो कि वर्क फोर्स में लीगल, सोसाइटल, मॉरल ऑब्लिगेशंस को पूरा करे। रिक्रूटमेंट के दौरान अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, जो पोटेंशियल्स हो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। और रिक्रूटमेंट जो टैलेंटेड पर्सन होता है उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड रिक्रूटमेंट जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट प्लेस होती है, जो एक बेस्ट कंडीशंस वर्किंग प्लेस व्यक्ति को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। एंड रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है एक बेस्ट एम्प्लॉय अवेलेबल के लिए, मतलब लेबर मार्केट के आधार पे जो बेस्ट एम्प्लॉय होता है उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। एंड रिक्रूटमेंट के बिना ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी जॉब वैकेंट होती है उसको फिलअप करने के लिए रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है सिचुएशनल फैक्टर इफेक्टिंग टू द रिक्रूटमेंट। ऐसे कौन से तत्व है जो रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करते हैं, या सिचुएशंस होती हैं। अलग अलग सिचुएशन है, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर है, कुछ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर है, कुछ लीगल फैक्टर है जो रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट वन, हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करेंगे। ये ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जो हमारे अनकंट्रोलेबल नेचर्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द स्किल। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स हैज बिकम द सिंगल मोस्ट फैक्टर टू द मॉडर्न डे। आज के ज़माने में कोई स्किल्ड पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिग्रियाँ मिल जाती है लेकिन डिग्री के हिसाब से स्किल मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स होता है,
और यहाँ पे हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिनको स्किल हो। तो सम टाइम स्किल के आधार पे अपॉइंटेड करना व्यक्तियों को थोड़ा-सा टफ हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है जो रिक्रूटमेंट को इफ़ेक्ट करता है। सेकंड है सडन बूम इन द सेक्टर। अगर अ, स जो भी कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशंस सेक्टर है उसमें बूम पीरियड आ जाता है, तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट के एफर्ट जो होते हैं, टैलेंटेड लोग बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबल्स होंगे, तो वहाँ पे टैलेंटेड लोगों को ढूँढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बूम के टाइम में। ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी की बात करें तो हम जो बिग ग्रोथ या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है रिक्रूट करना क्योंकि वहाँ पे जो है बजट के हिसाब से रिक्रूट किया जाता है और वहाँ पे स्किल देखी जाती है। लेकिन जो लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे टैलेंटेड लोगों को सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ग्रोथ वाली कंपनी में तो टैलेंटेड लोग जाएँगे ही जाएँगे, वहाँ पे वो सैलरी पैकेज देखते हैं। लेकिन जो लो ग्रोथ वाली कंपनीज़ होती हैं, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है और उस कंपनी को टैलेंटेड लोग भी इतने ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, तो ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी भी कहीं न कहीं रिक्रूटमेंट को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है कुछ सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन होते हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड जैसे इमेज ऑफ द फर्म। लोग जो होते हैं वो बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करना पसंद करते हैं। ऐसे जैसे एमएनसी की जो इमेज है, गुडविल है वो अच्छी है, तो वहाँ पे अच्छे लोग जाएँगे। लेकिन कुछ कंपनियों की इमेज इतनी अच्छी नहीं होती है, वहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, एप्लीकेंट बहुत कम आते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशंस की बात करें तो कुछ कंपनियों में क्या होता है हाईली प्रोफाइल लोग चाहिए होते हैं। जैसे कुछ लोग जो व्हाइट कॉलर जॉब करना पसंद करते हैं, 10 टू 5 जॉब करना पसंद करते हैं, तो उसके लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं। लेकिन जो दूसरे सेक्टर के लोग होते हैं, जहाँ पे आपको ज़मीनी लेवल पे काम करना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है, वहाँ पे एप्लीकेंट कम आते हैं। प्रिवेलिंग एटीट्यूड इन द सोसाइटी। सम टाइम क्या होता है जॉब के लिए एटीट्यूड अलग-अलग होता है जैसे मीट की दुकान पे काम करना, डांस में काम करना, डांस बार में काम करना, तो इनके जो नेगेटिव एटीट्यूड सोसाइटी के होते हैं, तो ये भी रिक्रूटमेंट के लिए थोड़ा प्रभावित मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी रिक्रूटमेंट को प्रभावित करता है, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी अगर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉज़ी मार्केट में आ चुकी है, तो सिर्फ़ हमें उस आधार पे ही हम रिक्रूटमेंट करते हैं, जिसको उस टेक्नोलॉज़ी के बारे में नॉलेज हो, हैं? और जिसको नहीं है, उसको हम रिक्रूट नहीं करेंगे। क्रॉस फंक्शनल स्किल सम टाइम क्या है मॉडर्न डे ऑर्गेनाइज़ेशंस में हमें सिर्फ़ स्किल ही नहीं चाहिए, बल्कि सॉफ्ट स्किल और इंटरपर्सनल स्किल भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर के साथ आपके साथ सॉफ्ट स्किल और इंटरपर्सनल स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अब उसी व्यक्ति को रिक्रूट किया जाएगा। तो मतलब बात वही है कि रिक्रूटमेंट करना भी ईज़ी प्रोसेस नहीं है। हम व्यक्ति की स्किल के आधार पे ही रिक्रूट नहीं की जाती, बल्कि उसमें सॉफ्ट स्किल और इंटरपर्सनल स्किल भी देखते हैं, तो वो भी उसको प्रभावित करती है रिक्रूटमेंट को। कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वो भी रिक्रूटमेंट को प्रभावित करते हैं, जैसे कि स्वदेशी डिमांड। सम टाइम हम उन्हीं लोगों को अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में रखना चाहते हैं, जो डोमेस्टिक कंपनी के हों या फिर डोमेस्टिक जो इंडिया के हों, तो वो भी रिक्रूटमेंट को प्रभावित करती है। पावर ऑफ द यूनियन, ट्रेड यूनियन भी जो है रिक्रूटमेंट को इन्फ्लुएंस करती है क्योंकि ट्रेड यूनियन हमेशा ही चाहती है कि उसकी कैटेगरी के लोग ही रिक्रूट किए जाएँ और जब भी पॉलिसीज़ बने तो सम कैटेगरी ऑफ पर्सन जो है ट्रेड यूनियन के लिए फिक्स की जाए। कुछ लीगल एनवायरनमेंट भी हैं जो रिक्रूटमेंट को प्रभावित करते हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट थ्रू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट हमेशा ही चाहती है मैंडेटरी प्रेशर करती है कि जो भी रिक्रूटमेंट हो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू हो, तो वो भी रिक्रूटमेंट को प्रभावित करती है। कुछ लेबर लॉ है, लेबर लॉ को भी रिक्रूटमेंट के दौरान फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो फैक्ट्री लॉ हो, चाइल्ड लेबर लॉ हो, तो उनको स्ट्रिक्टली जो है वो रिक्रूटमेंट के दौरान फॉलो करना पड़ता है। तो ये पॉलिसीज़ और रूल रेगुलेशंस भी इफ़ेक्ट करती है रिक्रूटमेंट को। कुछ रिज़र्वेशन है स्पेशल ग्रुप की, चाहे वो मेल है, फीमेल है या डिसेबल पर्सन है, तो कहीं न कहीं वो भी रिक्रूटमेंट को प्रभावित करते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं, कुछ इकोनॉमिक हैं, टेक्निकल है, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। रिक्रूटमेंट में 5 स्टेप आते हैं। उस 5 स्टेप में फर्स्ट आता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है और स्ट्रिक्टली इस पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है जब भी रिक्रूटमेंट होती है। और ये पॉलिसी जो होती है वो यूनिफ़ॉर्मिटी होती है रिक्रूटमेंट की क्योंकि पॉलिसी रिक्रूटमेंट इंटरनल पार्ट होता है और जब भी रिक्रूटमेंट की जाती है तो उस पर्सनल पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। उस पॉलिसी में अ क्लियर कट यानी परफेक्ट, क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव बताया होता है कि किस तरह से रिक्रूटमेंट करनी है, जनरल रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है,
प्रेजेंट या फ्यूचर नीड क्या है ऑर्गेनाइजेशंस की। रिक्रूटमेंट में आपने किन बातों पे ध्यान रखना है कि सेंट्रलाइज्ड होगी या डिसेंट्रलाइज्ड होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट करेगी या फिर मिडल लेवल मैनेजमेंट रिक्रूट करेगी। रिक्रूटमेंट में क्लियर होता है कि इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट कितनी की जाएगी, एक्सटर्नल सोर्स से कितनी की जाएगी। एंड जो रिक्रूटमेंट है वो मेरिट के आधार पे जो टॉप पर्सन आएगा उसके आधार पे की जाएगी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ये भी फ्रेम होता है कि रिक्रूटमेंट जो है वो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी को फॉलो करेगी और पॉलिसी जो है उसमें प्रमोशन और ट्रांसफर भी क्लियर होता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी में। रिक्रूटमेंट पॉलिसी फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, जिस तरह के ऑब्जेक्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के आधार पे बनती है, तो कुछ पॉलिसी यहाँ पे चेंज हो जाती है, ये फिक्स नेचर की नहीं होती है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तथा एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव के आधार पे बनती है कि जो एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव है उसके आधार पे रिक्रूटमेंट पॉलिसी बिल्डअप होती है। तो जो भी रिक्रूटमेंट की जाती है उसके मतलब जो रिक्रूट किया जाएगा व्यक्ति वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी के आधार पे किया जाएगा। सेकंड, फोरकास्टिंग ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखिए सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग होती है कि कितने मैन पावर चाहिए, ठीक है, डिमांड कितने की है, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो जो भी लाइन मैनेजर होता है उससे कंसल्ट किया जाता है, उससे पूछा जाता है किस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन है वेकेंट पोस्ट की, किस प्रकार की मैन स्पेसिफिकेशन चाहिए आपको, किस तरह की जॉब वाला कैंडिडेट चाहिए, नेचर ऑफ जॉब क्या होगी, तो मिनिमम मेंटल फिजिकल क्वालिफिकेशन उस व्यक्ति की क्या होगी, तो ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस में होता है। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पे फोरकास्ट की जाती है कि कितने लोगों की ज़रूरत है कंपनी में। और उसके बाद सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब रिक्रूटमेंट की जाएगी और रिक्रूटमेंट 2 तरीके से की जाती है। एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है और ये गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी मानी जाती है क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता। जो भी वेकेंट जॉब होगी वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से फिलअप होगी, चाहे वो ट्रांसफर करके, प्रमोशन करके, डिमोशन करके फिलअप होती है। और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है और एग्जिस्टिंग परमानेंट एम्प्लॉय, टेम्परेरी रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी आप रिक्रूट कर सकते हो। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अलग-अलग प्रकार के होते हैं, कुछ परमानेंट वर्किंग एम्प्लॉयी होते हैं, कुछ टेम्परेरी वर्किंग एम्प्लॉयी होते हैं, कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉयी होते हैं, कुछ डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज्ड एम्प्लॉयी होते हैं, उनमें से हम रिक्रूट करते हैं। तो मतलब आपकी इंटरनल रिक्रूटमेंट या तो परमानेंट एम्प्लॉयी से आप करोगे, टेम्परेरी एम्प्लॉयी से करोगे, रिटायर्ड एम्प्लॉयी से करोगे या तो जिसकी डेथ हो चुकी है उसके डिपेंडेंट पर्सन के थ्रू करोगे, वो इंटरनल रिक्रूटमेंट में आता है। इंटरनल रिक्रूटमेंट इसलिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, एम्प्लॉयी का मोराल बना रहता है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है एंड जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयी है उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होता है, इसलिए इंडक्शन ओरिएंटेशन ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। एम्प्लॉयी को पता है क्या प्रमोशन पॉलिसी होती है एंड लो कॉस्ट ऑफ सिलेक्शंस होती हैं और ट्रेड यूनियन को भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होता है। लेकिन देखा जाए इंटरनल सोर्स से तो कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे कि न्यू टैलेंट नहीं मिल पाएगा, है ना? और प्रमोशन भी थोड़ा-सा ऐसे बने रहेगी क्योंकि आप दोबारा से नई जगह पे दोबारा से न्यू पोस्ट पे जाओगे तो प्रमोशन आपको लेट मिलेगी। तो कुछ इसके ड्रॉबैक भी होते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज़ की बात करें तो जो इंटरनल सोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वेकेंट पोस्ट नहीं होती है इंटरनल सोर्सेस में। एक्सटर्नल सोर्सेस में नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर के। और एक्सटर्नल सोर्सेस जो हैं वो हम क्या कहाँ से कर सकते हैं, या तो हम स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से या फिर कॉलेजेस से कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, कैजुअल्स एप्लीकेंट के थ्रू, प्रोफेशनल एसोसिएशन से हम एप्लीकेंट्स ले सकते हैं, ट्रेड यूनियन से, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, जो फैक्ट्री गेट है वहाँ पे भी कई बार लोग एप्लीकेशन छोड़ देते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव से कोई कैंडिडेट जो है हमें मिल जाता है, तो वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में आता है। तो देखिए जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे भी लोग मिल जाते हैं, एडवर्टाइज़मेंट निकालते हैं लोग कि रिक्रूटमेंट लिखी है लगी है, रिक्रूटमेंट निकली है सॉरी, तो वहाँ पे भी लोग अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से भी डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर लेती है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती है, चाहे वो लॉ है, सीए है, सीएस है, वहाँ से मिल जाती है। कैजुअल्स एप्लीकेंट्स होते हैं, कैजुअल्स एप्लीकेंट परमानेंट नेचर के नहीं होते हैं, इनकी वैकेंसी जो है उनको हम कभी भी निकाल सकते हैं। कुछ ट्रेड यूनियन के लोग होते हैं, ट्रेड यूनियन अपने जो नोन पर्सन है उनके
उनको जो है वो एप्लीकेशन के तौर पे भेजते हैं। कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये फैक्ट्री गेट जो आप कभी-कभार गेट पे जाके जो है वो एप्लीकेशन किसी कंपनी की छोड़ देते हैं, उसके थ्रू रिक्रूटमेंट हो जाती है। तो ये एक एक्सटर्नल सोर्स है, इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको न्यू स्किल के पर्सन मिल जाएँगे, न्यू कैंडिडेट मिल जाएगा, न्यू नॉलेज मिलेगा और रिक्रूटमेंट की कॉस्ट भी थोड़ी-सी कम रहती है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जैसे जब सिलेक्शंस करोगे तभी मिलेगी और रेपुटेशन ऑफ कंपनी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करती है। लेबर मार्केट भी रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करती है सम टाइम। तो एक्सटर्नल सोर्सेज की रिक्रूटमेंट जो है वो थोड़ा-सा टफ हो जाती है अगर आपको बेस्ट एंड टैलेंटेड लोग चाहिए। रिक्रूटमेंट मेथड टेक्निक कौन-कौन सी है, किन-किन मेथड टेक्निक के माध्यम से हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, थर्ड पार्टी मेथड है। डायरेक्ट मेथड्स रिक्रूटमेंट क्या होती हैं? तो जब हम एम्प्लॉयी को डायरेक्ट मेथड के थ्रू जैसे कि कहीं भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, प्रोफेशनल है, मैनेजमेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से कैंडिडेट को हम डायरेक्टली अपॉइंट कर लेते हैं। वो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट करके जिस व्यक्ति को हम अपॉइंट करते हैं और पोस्ट को फिल अप करते हैं, उसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? जब हम एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू पोस्ट को भरते हैं या इनडायरेक्टली कोई भी पोस्ट को भरते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयी है वो एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू देखेगा, फिर अप्लाई करेगा, फिर आएगा, उसका इंटरव्यू होगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे या न्यूज़पेपर के थ्रू या एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू कोई भी व्यक्ति की पोस्ट भरी जाती है, तो उसको हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। कुछ थर्ड पार्टी भी मेथड होता है सिलेक्शंस का। थर्ड पार्टी की रिक्रूटमेंट टेक्निक क्या होती हैं, जैसे ट्रेड यूनियन के रेफरेंस के थ्रू या किसी एम्प्लॉयी के रेफरेंस के थ्रू हम व्यक्ति को रखते हैं, वो थर्ड पार्टी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस या फिर ट्रेड यूनियन, इनके थ्रू हम किसी व्यक्ति को रखते हैं, वो थर्ड पार्टी के थ्रू सिलेक्शन करना होता है। तो ये 3 टेक्निक का हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम जब व्यक्ति को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का रिव्यू करते हैं। जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का करना नेसेसरी होता है, इससे क्या होता है, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स है प्रोग्राम के वो पता लग जाते हैं कि कितने हैं, होंगे, यूज़फुल है कि नहीं है एंड रिक्रूटमेंट सोर्स की कंटिन्यू ग्रोथ कितनी है, उस वो भी पता लग जाती है। इसलिए जो रिव्यू है रिक्रूटमेंट ट्रेंड का वो करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारे खर्चे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है रिसेंट ट्रेंड इन द रिक्रूटमेंट। अभी कौन-कौन से ट्रेंड जो है वो रिक्रूटमेंट में चले हैं। फर्स्ट है सबसे फेमस जो कोविड-19 के बाद है ई-रिक्रूटमेंट, इंटरनेट के माध्यम से रिक्रूटमेंट करना। लोग जो है आजकल वेबसाइट के माध्यम से बायोडाटा भेजते हैं और इंटरनेट के माध्यम से वीडियो कॉल के माध्यम से इंटरव्यू हो रहे हैं और व्यक्ति रिक्रूट हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि लो कॉस्ट आती है, 24 आवर कभी भी इंटरव्यू आप दे सकते हो, किसी इंटरमीडिएटरी एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंटरमीडिएटरी एजेंसी का मतलब ये है कि मैंने पहले कहा कि कंपनी किसी थर्ड एजेंसी से भी रिक्रूट कर सकती है व्यक्ति को, उस एजेंसी का काम ही रिक्रूटमेंट करना होता है, तो वो इंटरमीडिएटरी का रोल प्ले करता है। रिक्रूटमेंट कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं और व्यक्ति कभी भी अवेलेबल होके यहाँ पे इंटरव्यू दे सकता है, तो ई-रिक्रूटमेंट का ये फ़ायदा है। सेकंड ट्रेंड है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है, बाहर से कोई रखना या एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइड करना। आजकल लोग जो है वो परमानेंट एम्प्लॉयी नहीं रख रहे हैं। माना कि आपने वेबसाइट रिपेयरिंग के लिए कुछ काम करना है, तो बाहर से ही आउटसाइडर अपॉइंट होंगे, वो वेबसाइट को आपकी रिपेयर कर देंगे। तो जो सर्विस बाहर से ली जाती है, बाहर के लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में अंदर आके देते हैं, उसी को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। तो लोग जो है आउटसोर्सिंग पे भी रखे जाते हैं और आउटसोर्सिंग की नंबर ऑफ एक्टिविटी ज़्यादा होती है। आउटसोर्सिंग फर्म के काम के लिए हेल्प करती है, जो भी कैंडिडेट रखे जाते हैं वो फर्म्स के लिए टैलेंटेड होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ही उनकी फाइनल सिलेक्शन करती है कि आउटसोर्सिंग पे किन लोगों को रखा जाएगा। एंड आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि कंपनी की टेंशन खत्म हो जाती है, टाइम एनर्जी सेव होती है, इमीडिएटली ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी फिलअप हो जाती है, ये फ्लेक्सिबल नेचर्स की होती हैं और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो इस आउटसोर्सिंग की पॉलिसी पे कंसंट्रेट करता रहता है। उनकी सैलरी में भी हम नेगोशिएशंस कर सकते हैं और एक तरह के अनसुटेबल कैंडिडेट हैं उनको हम कम कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में और जो बेटर क्वालिटी है वो हम स्टाफ के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आउटसोर्सिंग का फ़ायदा होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब जब हम अपना काम जो है वो किसी रिक्रूटमेंट फंक्शन जो है वो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर करेगा। जो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर है वो रिक्रूट करेगा और हमें मतलब उस व्यक्ति की हेल्प देगा। So outsourcing is the delegation of the sum
all the recruitment function of a company to an external service provider. This service provider intermediary charge to organization their service. माना फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपने कंपनी में किसी व्यक्ति को रखना है, तो मैं क्या करूंगी, किसी एजेंसी से कांटेक्ट करूंगी और एजेंसी उस व्यक्ति को जो भी मेरी पोस्ट के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति सूट कर रहा है तो वो हमारी कंपनी में भेज देगा। उसके बदले क्या होगा कि मुझे मेरी कंपनी उस एजेंसी को कुछ फीस पे करेगी, वो आउटसोर्सिंग के आधार पे रिक्रूटमेंट हुई। कुछ पोचिंग एंड राइटिंग भी एक स्कीम है, उसके आधार पे भी रिक्रूटमेंट होती है। अब पोचिंग का मतलब क्या होता है, अट्रैक्टिंग ए कॉम्पिटेंट पर्सन ऑलरेडी वर्किंग विद अनदर रेपुटेटेड कंपनी। समटाइम क्या होता है कि दूसरी रेपुटेटेड कंपनी में बहुत सा टैलेंटेड पर्सन जो है काम कर रहा है, उसको हम हाई पैकेज ऑफर करते हैं, इंसेंटिव ऑफर करते हैं और उस कैंडिडेट को हम अपना एम्प्लॉय बना लेते हैं। उसी को ही राइडिंग कहा जाता है। आज के बिजनेस के प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा फेमस है, और लेकिन ये अनएथिकल है क्योंकि हम क्या करते हैं, उसको ज्यादा मतलब पैसे देके हम लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा सैलरी इंसेंटिव देके लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, हमें स्किल्ड पर्सन मिल जाता है, टैलेंटेड पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिल जाता है, उसी को ही राइडिंग कहा जाता है। ठीक है। एंड सेकंड है बूम अरेंजिंग। बूमर अरेंजिंग क्या है, बूमर अरेंजिंग क्या है, रिटर्न टू द पर्सन थ्रोइंग इट। सम टाइम क्या होता है कि जो भी हमारा फॉर्मर एम्प्लॉय होता है उसको हम वापस अपनी कंपनी में दोबारा बुला लेते हैं। जो एम्प्लॉय होगा जो कंपनी को छोड़ के चला गया है, उसको बेटर सैलरी इंसेंटिव देके, अच्छी वर्किंग कंडीशन देके उसको दोबारा वापस हम बुला लेते हैं। दिस इज टू बी बूम अरेंजिंग। ये भी आजकल के वातावरण के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इसको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव ज्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय में नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, इसलिए कंपनी उसको वापस दोबारा बुला लेती है। उसी को ही बूम अरेंजिंग कहा जाता है। तो दिस इज द रिसेंट ट्रेंड इन द रिक्रूटमेंट। ओके, ई रिक्रूटमेंट ऑनलाइन होती है, आउटसोर्सिंग कोई इंटरमीडिएटरी मेथड जो हमें रिक्रूट करके देगा किसी व्यक्ति को। पोचिंग राइडिंग, कोई भी टैलेंटेड पर्सन दूसरी कंपनी में काम कर रहा है उसको हाईली इंसेंटिव देके हम इन्फ्लुएंस कर देंगे। एंड बूम रेंजिंग का मतलब है जो भी छोड़ के चला गया है दूसरी कंपनी में, चाहे ज्वाइन कर लिया है चाहे चला गया है, उसको वापस मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट हम फॉर्मल एम्प्लॉय जो हमारी कंपनी का ऑलरेडी पहले फॉर्मल एम्प्लॉय था उसको दोबारा से वापस बुलाएंगे। तो ये एक रिसेंट ट्रेंड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा सिलेक्शन का। यहाँ पे हम देखो, जो रिक्रूटमेंट होती है वो पॉजिटिव प्रोसेस होता है, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। हम उस व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं जो टैलेंटेड है, जॉब की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो सही है। और जब भी सिलेक्शन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जिस भी व्यक्ति को हम सिलेक्ट करते हैं उसकी कैपेबिलिटी को देख के या बेस्ट मेरिट को देख के सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन जो है सिस्टमेटिकली प्रोसेस होता है। एप्लीकेंट जो है को सिलेक्शन के दौरान डिफरेंट हर्डल फेस करनी पड़ती है, बहुत सी टेक्निक के आधार पे सिलेक्शन की जाती है। किसी भी एक तकनीक के आधार पे व्यक्तियों को सिलेक्ट नहीं किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट मैथोलॉजी के आधार पे जो है व्यक्ति सिलेक्ट किए जाते हैं। देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन आती है, जो भी वेकेंट पोस्ट होगी उसको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या होगा वो हम जारी करेंगे कि पोस्ट निकली है डिपार्टमेंट में, और वहां पे जो भी प्रोस्पेक्टिव व्यक्ति होगा वो उस पोस्ट के लिए भरेंगे। उसके बाद प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होते हैं। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में क्या होता है कि जो डिस्क्वालीफाई लोग हैं वो पहले बाहर निकल जाते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ प्रीलिमिनरी इंटरव्यूज होते हैं, इसमें ब्रीफ इंटरव्यू तो नहीं मैं कहती, लेकिन जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं जहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट ऑफ वर्क, एज, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अगर वो नेगेटिव हो तो यहाँ लोगों को पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, तभी वो सेकंड मतलब थर्ड पोजीशंस पे जाते हैं। तो थर्ड यहाँ पे एप्लीकेशन ब्लैंक। एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब है कि प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जो कैंडिडेट को भरना पड़ता है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म में पर्सन इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के बारे में, वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में, हेल्थ रेफरेंसेस के बारे में, मिनिमम बेसिस के बारे में, साइकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में लिखा होता है, वो फिल करना पड़ता है। तो जो भी एनालिसिस होगा, जब व्यक्ति को लगता है कि वो जॉब के लिए सुटेबल है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करता है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म में ये रिटर्न में ये फिलअप करता है, उससे बहुत सी डिटेल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाती हैं।
एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट जो है वो कंपनी करवाती है, और जिसमें कि व्यक्ति की पर्सनालिटी, अचीवमेंट, एबिलिटी टेस्ट का पता लगाया जाता है। और उसमें अलग अलग टेस्टिंग होती है कि भी रिटन टेस्ट में पर्सनालिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट में देखा जाता है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट कितना है, आशावादी कितना है, सोशल लाइफ क्या है उसकी, नेचर क्या है एप्लीकेंट का। और अचीवमेंट टेस्ट में ये देखा जाता है कि उसकी स्किल किस तरह की है ना। कि माना कि हम उसकी एफिशिएंसी को जज करने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति को कंप्यूटर में टाइप राइटिंग आती है करने की, टाइप आता है करने की, नहीं आता है, कितने स्पीड में आता है। तो अचीवमेंट टेस्ट में हम ये देखेंगे। और इंटेलिजेंसी टेस्ट में उसका मेंटल लेवल देखते हैं। एंड उस तरह से इंटरेस्ट टेस्ट में उसका इंटरेस्ट देखते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग देखते हैं। एंड एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि उसमें कितनी क्षमता है सीखने की, है ना। वो कैंडिडेट जो है वो कितना इंटरेस्टेड होता है किसी चीज को सीखने के लिए, वो एप्टीट्यूड टेस्ट में देखते हैं। तो इस तरह से रिटन टेस्ट में बहुत से क्राइटेरियाज आते हैं, उस क्राइटेरिया के आधार पे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उसके आधार पे ये टेस्टिंग की जाती है। कुछ मेंटल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कुछ एप्टीट्यूड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर के क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से उनकी टेस्टिंग होती है। अनदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। देन अब क्या है, टेस्ट के बाद जो है वो ज्यादा मेरिट लेने वाले व्यक्ति को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वहाँ पे फेस टू फेस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू बोर्ड बनता है। इंटरव्यू बोर्ड का मतलब पर्पस होता है इंटरव्यू लेना, और जो भी टैलेंटेड पर्सन है उसकी कैपेबिलिटी को जानना और सिलेक्ट करना। रेफरेंसेस चेक, सम टाइम क्या होता है कि जो भी इंटरव्यू आते हैं उनके रेफरेंसेस अगर किसी ने दिए हैं, चाहे वो एक्स एम्प्लॉयर है, टीचर है, फ्रेंड है, कोलीग्स हैं, तो रेफरेंसेस देखते हैं कि कहीं से रेफरेंसेस तो नहीं आए हैं, वो भी चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पे क्या होता है, सम टाइम फिजिकली व्यक्ति फिट है कि नहीं है, जो उसने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा था उस हिसाब से वो एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो भी देखते हैं। उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, तो वो फिजिकली कितना कैपेबल है कितना नहीं है वो भी चेक किया जाता है। तो मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। नेक्स्ट जो है वो फाइनल डिसीजन बाय लाइन मैनेजर के थ्रू लिया जाता है। लाइन मैनेजर ही अप्रूवल करता है किस व्यक्ति को सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है। एंड देन प्लेसमेंट, जब भी व्यक्ति की सिलेक्ट हो जाता है उसको प्लेसमेंट दी जाती है, स्थान दिया जाता है वो कहाँ जॉब करेगा। एंड उसके बाद उसके ऊपर चेकिंग रखी जाती है, कंट्रोल रखा जाता है, उसकी टर्नओवर देखी जाती है, कितने टाइम वो एब्सेंट रहा, वो सारी चीजें देख के कंट्रोल किया जाता है। नाउ द बैरियर ऑफ द इफेक्टिव सिलेक्शन, कुछ बैरियर है जैसे कि परसेप्शन, फेयरनेस, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड प्रेशर। ये कुछ बैरियर है इफेक्टिव इफेक्टिव सिलेक्शंस के।